हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYSK। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से रिलेटेड मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा मॉडल सेट नंबर 12। इससे पहले हम लोग 11 मॉडल सेट देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आपके इस वीडियो के आई बटन पर भी वह प्लेलिस्ट आ जाएगा, तो आप वहाँ पर से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इन सब वीडियो में हम लोग GK GS और हिंदी के टोटल 75 प्रश्नों को देखते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लास्ट में जरूर बताइए कि आपने टोटल 75 प्रश्नों में कितने सही उत्तर किए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1951 से 52 के बीच। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ? 1951 से 52 के बीच। और इसी लोकसभा चुनाव के कारण हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो GV मावलंकर। कौन? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? सही उत्तर हो जाएगा एक प्रशासनिक अधिकारी। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणतंत्र बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, इन प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं? मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार से हटा करके लीगल राइट्स में रख दिया गया, 301 के अंतर्गत रख दिया गया है, आर्टिकल 301 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्य वर्धित कर का संबंध था? तो सही उत्तर हो जाएगा बिक्री कर से। मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे था? तो बिक्री कर से था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा सन 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सन 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष आरंभ हुआ? यूरो किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1999 में। नई मुद्रा यूरो 1999 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न, 1 रुपये के नोट पर किनका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर किनका हस्ताक्षर होता है? सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात जिसे CRR भी कहते हैं में कमी हो जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी। यदि RBI के द्वारा नकद कोष यानी कि CRR में कमी हो जाती है तो साख सृजन में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ओडिसी क्या है? ओडिसी क्या है? सही उत्तर हो जाएगा एक नृत्य कला है। ओडिसी क्या है? तो एक नृत्य कला है। अगला प्रश्न है, संथाल लोग कहाँ रहते हैं? संथाल लोग कहाँ रहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। संथाल लोग बिहार और झारखंड में रहते थे। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? झारखंड। अगले प्रश्नों को देखते हैं, विश्वनाथ आनंद क्या खेलते थे? क्या खेलते हैं? विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं? सही उत्तर हो जाएगा शतरंज। विश्वनाथ आनंद शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित रविशंकर क्या हैं? पंडित रविशंकर क्या हैं? सही उत्तर हो जाएगा एक विख्यात सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर क्या है? तो एक प्रख्यात सितार वादक हैं। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा एक जनजातीय विद्रोही था। एक क्या थे? तो एक जनजातीय विद्रोही थे। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा खेलकूद में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था से। पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? सही उत्तर हो जाएगा केरल। मलयालम भाषा ज़्यादातर केरल में बोला जाता है। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है?
संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? संयुक्त हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल में दिया जाता है संतोष ट्रॉफी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? संयुक्त हो जाएगा दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। क्या? इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं, चंडीगढ़ कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न, नालंदा क्या था? नालंदा क्या था? तो एक बिहार का एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न, खालसा। खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा यानी खालसा पंथ। सही उत्तर हो जाएगा सिख धर्म से। खालसा पंथ जो है वो सिख धर्म से संबंधित है, और खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और कब किए थे? तो 1699 ईस्वी में किए थे। यानी खालसा पंथ की स्थापना सिख धर्म से संबंधित, जो कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने करवाए थे 1699 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर होगा 5 जून को। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और 26 जून को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और जबकि 22 अप्रैल को जल दिवस एवं बिहार दिवस दोनों मनाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? सही उत्तर हो जाएगा आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। अगले प्रश्न को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजते थे। सही उत्तर हो जाएगा पशुपतिनाथ को। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सिर्फ मूर्तियों की पूजा करते थे, मतलब पूजा करते थे, लेकिन वो मंदिर का निर्माण क्या करते थे? मंदिर का निर्माण नहीं करते थे। वह मूर्तियों को पूजा करते, लेकिन मंदिर का निर्माण वो नहीं करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए जाने वाले अनाज कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा गेहूं एवं जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए जाने वाले अनाज कौन है? तो गेहूं एवं जौ है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। क्या? हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? हीलियम है, जो कि हमारा सर्वाधिक हल्की गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे, यानी अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन के। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो स्वीडन के निवासी थे, और इन्होंने ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है हमारा साइंस का, निम्न में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिकी उत्तर के रूप में किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा कंभ मृदुतक। सजीव यांत्रिकी उत्तर के रूप में किनका वर्गीकरण किया गया? तो कंभ मृदुतक। अगला प्रश्न है हमारा, जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते कहलाते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते, तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसानों का परम सहायक है, यानी मित्र कौन किसे कहा जाता है? तो किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हैजा के रोगाणु फैलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा घरेलू मक्खी से। हैजा के जो रोगाणु थे वो किससे फैलते? तो घरेलू मक्खी से फैलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। तो कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना वृक्ष की छाल से हमें कुनैन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन अमीबा पेचिस पैदा करती है? तो पेचिस पैदा करने वाली अमीबी कौन है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस पैदा करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है? सही उत्तर हो जाएगा सशक। सशक जो है वो बच्चे को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन है? सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन है? सही उत्तर हो जाएगा यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस जो है वो सबसे लंबा पेड़ पौधा होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है। इंसुलिन की कमी से निम्न रोग होता है। सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? हमें मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है।
और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्न्याशय के बीटा कोशिका से, बीटा सेल से निकलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त हो गया है? संयुक्त हो जाएगा चीता। चीता जो है वो अब भारत में लुप्त हो गया है। अगला प्रश्न, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? संयुक्त हो जाएगा विटामिन डी। मनुष्य की जो त्वचा है वो सूर्य प्रकाश से विटामिन डी ग्रहण करती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन एवं 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? यानी कि हमारा ए बराबर क्या होगा? तो ए बराबर क्या होता है हमारा P प्लस एन, P प्लस एन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन हमारा 10 है, प्रोटॉन हमारा 10 और न्यूट्रॉन हमारा प्रोटॉन हमारा 9 है और न्यूट्रॉन हमारा 10 है। टोटल कितना हो जाएगा? 19, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 19। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अणु के न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? संयुक्त हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी। न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे अणु के न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। अगला प्रश्न, जब एक लाल फूल को हरे कांच में देखा जाता है तो वह प्रतीत होगा। लाल फूल को हरे कांच में, संयुक्त हो जाएगा वो काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न हमारा, काला बीबर, काला बीबर नाम इसलिए दिया जाता है किसे? ब्लैक होल को, ब्लैक होल को काला बीबर किस लिए नाम दिया जाता है? तो क्योंकि इसका गुरुत्वीय इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित नहीं होने देती। कौन? ब्लैक होल, इसलिए इसे काला बीबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपनयन को कहा जाता है। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपनयन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है सॉरी, यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह पर औसत तापमान क्या होता? सही उत्तर हो जाएगा धरती का औसत तापमान अधिक हो जाता। यदि वायुमंडल ना होता धरती पे तो धरती का तापमान अधिक हो जाता। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न है, निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंग दैर्ध्य का चयन कीजिए। यानी ऐसा कौन सा प्रकाश है जो इसमें अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो खतरे यानी डेंजर जोन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हमारा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? सही उत्तर हो जाएगा तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने से हमारा विभिन्न प्रकार के ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। अगला प्रश्न इसको देख लेंगे, 12 मीटर लंबी और 12 किलोग्राम भार वाली एक समान छड़ को इसके केंद्र में धुराग्रस्त किया गया। एक सिरे से 3 मीटर दूरी पर 10 किलोग्राम का भार डाला गया है। संतुलन बनाए रखने हेतु दूसरे सिरे पर कितना भार डाला जाना चाहिए? इसका सही तो हो जाएगा 5। आप इसको बनाकर देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशित करता है? यानी ब्राउनी गति कहलाता क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा, द्रव में सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक गति को क्या कहा जाता है? तो ब्राउनी गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बीटा किरणें वास्तव में है, तो बीटा किरणें वास्तव में क्या है? तो एक रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा किरणें क्या है? तो रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न एक घर में लगे 2 बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो सही उत्तर कौन हो जाएगा? चमकीले बल्ब का। चमकीले बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? अधिक होगा। अगला प्रश्न है, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, तो क्या होगा? तो वह अप्रभावित रहेगा। आप लोग देखते हैं तार पे अगर पक्षी बैठा है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर 2 तारों के बीच में अगर वो फंस जाता है तो उसे करंट लग जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इस्पात का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अब हमारा गद्यांश का हिंदी का प्रश्न है, जिसमें हम 5 नंबर गद्यांश से पूछा जाता है। तो हम हर बार बताते हैं गद्यांश को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गद्यांश के प्रश्नों को देखना होता है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के पास अपने भाव, विचार, आदर्श आदि को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त माध्यम क्या है? अगला प्रश्न, साहित्य की परिभाषा के लिए उपयुक्त पदबंध है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है क्योंकि। अगला, गद्यांश में उपयुक्त शब्द पर्वत का समानार्थी शब्द नहीं है। आगे हमारा, गद्यांश में उपयुक्त बाधित शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अब चलिए गद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश कह रहा है हमारा, राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा भी एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदना, भावना एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का साधन अपरिहार्यतः अपनाता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। दिव्य ईश्वरीय आनंद आभूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी सरकरा युक्ति का प्रयोग किया था, पर इससे उनका लक्ष्य शब्द रूपी भाषा के महत्व को नकारना नहीं था। प्रत्युत उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा का प्रतिपादन की थी। विद्वानों की मान्यता है कि भाषा तत्व राष्ट्रहित के लिए अत्यावश्यक है। राष्ट्रहित के लिए अत्यावश्यक है। जिस प्रकार किसी एक राष्ट्र के भूभाग की भौगोलिक विविधताएं तथा उसके पर्वत, सागर और सरिताएं आदि की बाधाएं उस राष्ट्र के निवासियों के परस्पर मिलने जुलने में अवरोध सिद्ध हो सकती हैं, उसी प्रकार भाषागत विभिन्नता से भी उनके परस्पर संबंधों में निर्बद्धता नहीं रह पाती है। निर्बद्धता यानी कि कोई बाधा नहीं रह पाती है। अगला प्रश्न, आधुनिक विज्ञान युग में यातायात एवं संचार के साधन की प्रगति से भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती। इसी प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक समाप्त हो सकते हैं। आगे है, मानव समुदाय को एक जीवंत, जागृत एवं जीवंत शरीर की संज्ञा दी जा सकती है और उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस अभिव्यक्ति को साकार करती है, उसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को भूतपूर्व एवं बिंबितात्मक रूप प्रदान करती हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं लेकिन हम बोल रहे हैं तो उसको सुनिएगा। मनुष्य के विविध समुदाय हैं, उनकी विविध भाषाएं हैं, विचारधाराएं हैं, संकल्प एवं आदर्श हैं। उन्हें भाषा ही अभिव्यक्ति करने में सक्षम होती है। साहित्य, शास्त्र, संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों, संकल्पों, अवधारणाओं एवं विशिष्टताओं को वाणी देता है। पर क्या भाषा के अभाव में काव्य, साहित्य, संगीत आदि का अस्तित्व संभव है? वस्तुतः ज्ञान राशि एवं भाव राशि का अपार संचित कोष जिससे साहित्य का अभिधान दिया जाता है शब्द रूपी ही होते हैं। अतः इस संबंध में व्यम्त्य की किंचित गुंजाइश नहीं है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, उनमें परस्पर घनिष्ठता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने एवं समझने वाले परस्पर एकानुभूत रखते हैं, उनके विचारों में ऐक्य रहता है। अतः राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा गद्यांश कंप्लीट होता है। देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है हमारा, मनुष्य के पास अपने भाव, विचार, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने में सशक्त माध्यम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा भाषा एवं शैली। भाषा एवं शैली के दौरान मानव जो अपने भाव, विचार और आदर्शों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य की परिभाषा के लिए उपयुक्त पदबंध कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान राशि एवं भाव राशि को संचित कोष को कहते हैं हम लोग साहित्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है क्योंकि यह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार एक्स का साधन है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द पर्वत का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तनुजा जो है पर्वत का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त बाधित शब्द का समानार्थी शब्द है, कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा असंगत जो है वो बाधित का समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न, पंडित का स्त्रीलिंग होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पंडिताइन। पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताइन होता है। अगला प्रश्न है, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघिन। बाघ का जो स्त्रीलिंग होता है वो बाघिन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, शत्रुओं को मारने वालों को क्या कहा जाता है? शत्रुओं को मारने वालों को शत्रुधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द है? तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत प्रभा। जिसकी प्रभा बिजली के समान हो उसे विद्युत प्रभा कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है? तो संयुक्त हो जाएगा विदेशज है। खून किस प्रकार का शब्द है? तो विदेशज है। शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है, इसमें कालिदास कैसी संज्ञा है? तो संयुक्त हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है। कालिदास कैसा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन यांत्रिक छंद कौन सा है? इनमें यांत्रिक छंद कौन सा है? संयुक्त हो जाएगा चौपाई, चौपाई जो है वो यांत्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, जो तुरंत सोचकर उत्तर दे, जो तुरंत सोचकर उत्तर दे उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो व्युत्पन्नमति, व्युत्पन्नमति। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो जो है कान्हा, कान्हा जो है वो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में कौन सा समास है? सब तो जगह द्विगु समास। त्रिभुज आगे हमारा क्या संख्यावाचक है? तो संख्यावाचक शब्द जिसका उत्तर पद जिसका संख्यावाचक हो, पूर्व पद जिसका संख्यावाचक हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विगु समास बोला जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो सही तो जगह पीताम्बर, पीताम्बर जो है बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास होता क्या है? तो ऐसा शब्द, ऐसे समास जिसमें न उत्तर पद प्रधान हो न पूर्व पद प्रधान हो, बल्कि वो दोनों क्या करते होंगे? मिलकर के तीसरे पद की तरफ इशारा करते हुए हमें बहुब्रीहि समास कहलाता है। अगला प्रश्न, अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तरल जो है वो अतरंग का विपरीतार्थक शब्द है। अगला प्रश्न, व्योमकेश, व्योमकेश किसका प्रवाची शब्द है? व्योमकेश किसका प्रवाची शब्द है? सही उत्तर हो जाएगा शिव को, शिव को व्योमकेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, कमल शब्द का वर्ण विन्यास होगा, कमल शब्द का वर्ण विन्यास होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क धन अ, म धन अ और ल धन अ, कमल। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है? तो आप हमारा क्या है? तो एक निजवाचक सर्वनाम है। आप क्या हमारा? निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा यह वीडियो खत्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।